वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि चार्ज क्या चीज़ है। चार्ज इज़ इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी, ऐसा होता है। और दूसरा चार्ट हमने बनाया था, टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि चार्जेज जो होते हैं वो दो तरीके के हैं। फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव चार्ज और सेकंड वन इज़ नेगेटिव चार्ज। तो ये आपसे पूछा जाता है। अगेन आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज में हम क्या लिख सकते हैं। तो पहला आंसर, जैसे अगर दो एक तरह के चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे ना। और अगेन और अलग अलग डिफरेंट चार्जेस होंगे, वो दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर। तो इसको हमने देखा भी था ना इसमें कि दो चार्जेस थे, उन्होंने एक दूसरे को क्या किया था, रिपेल किया था। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर वाइल, जबकि वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, विच इज़ नेम्ड एज अट्रैक्ट ईच अदर। अगर अलग अलग डिफरेंट चार्जेस होंगे या लाइक चार्जेस एक जैसे या प्लस प्लस होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन प्लस माइनस होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जैसे यहाँ हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज और साथ में क्या हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज, तो लाइक चार्जेस हो गए, ये एक दूसरे में रिपल्सन का फोर्स लगाएंगे। या नेगेटिव चार्ज ऐसा ले लो या नेगेटिव चार्ज ऐसा ले लिया आपने ना, तो ये एक दूसरे में क्या करेंगे, अगेन अलग अलग फोर्स लगेंगे। ये इधर के हो जाएगा, ये इधर के हो जाएगा। बट अगर एक हो गया पॉजिटिव चार्ज और साथ में एक क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, तो दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ये हमने इस पर लिखा हुआ है। तो लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, दिस वन। नंबर सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि हम क्या चार्ज को बना सकते हैं। तो आंसर है नहीं, हम चार्ज को ना ही बना सकते हैं और ना ही इसको हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना ही हम इसको बना सकते हैं, ना ही इसको हम बिगाड़ सकते हैं। विच मीन्स हमने चार्ज को नहीं बनाया, चार्ज जो है ना हमको नेचर ने फिर से दिया है, खुद से दिया ना। द इलेक्ट्रिक चार्ज, इसमें लिखेंगे द इलेक्ट्रिक चार्ज सेकेंड प्रॉपर्टी बनेगी इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना ही हम इसको उत्पन्न कर सकते हैं, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना ही हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। बट इट मे बी ट्रांसफर्ड, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट इट मे बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ये आपको लिखना है, अनदर बॉडी। ओके, दिस वन ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या क्रिएट किया जा सकता है, नहीं, हम उसको बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही इसको खत्म किया जा सकता है, बट इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक बॉडी से चार्ज जो है ना दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाए। तो अब इसलिए हमने सीखा है कि हम इसको क्या करेंगे, रब करेंगे। जैसे दो बॉडीज़ को हम क्या करेंगे, रब कर लेंगे, तो एक से क्या हो जाएगा, चार्ज दूसरे में चला जाएगा ना। अगेन नंबर थर्ड, अगली प्रॉपर्टी आप इसमें लिखेंगे विच इज़, आप इसको लिखिएगा चार्ज इज एडिटिव ना। चार्ज इज एडिटिव चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। तो इट मीन्स चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, तो चार्ज का नेचर है ना वो कैसा होता है, जुड़ने वाला होता है, जुड़ने वाला। तो अगर आपने कोई भी जैसे आप पैसे जमा करें ना, गुल्लक आपके पास में है, तो आपने उसमें 1 रुपया डाल दिया, फिर 2 डाल दिया, फिर 3 डाल दिया, 5 डाल दिया, 10 डाल दिया, तो लास्ट में आप क्या देखते हैं, आपको सारे पैसे के उससे मिलेंगे, सम करके मिल जाएंगे। तो सेम एज इट इज। तो जितने भी चार्जेज हैं अगर हम उनको लेंगे तो उनका नेचर भी कैसा है, एडिटिव नेचर है। इट मीन्स दैट, इसका क्या मतलब हुआ, इट मीन्स दैट टोटल चार्ज इज द टोटल चार्ज जो आपके पास में आएगा, द टोटल चार्ज is algebraic sum of the individual charges, तो जो टोटल चार्ज आएगा वो कैसे आएगा, तो हमारा जवाब है टोटल चार्ज सारे चार्ज को ऐड करने पर आएगा। तो हम इस तरीके से इसमें ले सकते हैं।
ओके तो जैसे लेट हमने क्या किया, पहले हमने किसी बॉडी को ना, कोई हमारे पास में एक यहाँ आपको बॉडी है और उस बॉडी को हमने एक बार में क्या चार्ज दिया, एक बार में हमने Q1 चार्ज दिया, दूसरी बार में हमने इसको ना क्या दे दिया, Q2 चार्ज दे दिया, फिर हमने इसको क्या कर दिया, Q3 चार्ज दे दिया और फिर हमने इसको ना Q4 चार्ज दे दिया। तो अब हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर इस बॉडी के पास में कितना चार्ज हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल जो चार्ज आएगा, सिंपली जैसे आप एडिशन करते हो उस तरीके से कर लेना। तो यह आएगा आपका Q1 प्लस Q2 प्लस कितना Q3 प्लस कितना Q4 सो ऑन ना। इसने कहा चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, इट मीन्स दैट द टोटल चार्ज इज एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेज। जो टोटल चार्ज आएगा वो क्या आएगा, सभी इंडिविजुअल चार्जेस के सम के बराबर आने वाला है। ओके हाँ, तो वैसे पिछले वाले में हमने दिखा दिया कि चार्ज को हम क्यू से दिखाते हैं ना, बट इसको हम पॉइंट बना के लिख देते हैं। तो इसको लिखिएगा द चार्ज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। तो हम इसको स्मॉल क्यू बना सकते हैं और कैपिटल क्यू बना सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है ऐसा आप इसको बना सकते हैं। एक प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी लिखने के तरीके होते हैं कि इसको दिखाने का तरीका स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू है। अगेन दूसरा हम कह सकते हैं ये चार्ज, जैसे हमने क्लास 9 में पढ़ा ना थोड़ा बहुत कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज। अगेन चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे लिखिएगा द चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। ये है आपकी स्केलर क्वांटिटी है। अगेन ये हमारे पास में आ गया। ओके कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर हमारे पास में होती है तो हमको उसको ना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमको मेजर करना है तो उसके लिए हमने यूनिट बनाए हैं। तो इसके लिए क्या यूनिट है, तो हम इसको कह सकते हैं चार्ज कैन बी, इसको आप लिख सकते हैं चार्ज कैन बी मेजर्ड इन कूलाम। तो इसको हम किस में नापते हैं, कूलाम में ना, COULOMB। इसको हम कूलाम में नापते हैं और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग C से। तो इसका नोटेशन क्या हो गया आपका, कूलाम को हम रिप्रेजेंट करते हैं C से। अभी कूलाम कौन है, जैसे एक न्यूटन अंकल थे तो उसी तरीके से ये क्या है, ये कूलाम अंकल भी हैं। कूलाम अंकल ने हमको दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में बताया था। वो क्लास आगे आने वाली क्लासों में उसको पढ़ते हैं, कूलाम्स लॉ। तो अगर आप शॉर्ट में यहाँ को लिखना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि कूलाम्स का लॉ होता क्या है, बट ये अभी सिलेबस में नहीं रहता, हमारा 10th का सिलेबस में ये है नहीं। तो कूलाम्स लॉ किस तरीके से ये कूलाम्स लॉ काम करता है, यहाँ को हम थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन दे देते हैं ना, सिंपली एक इंट्रोडक्शन जैसा। तो मान लीजिए हमारे पास में दो चार्ज हैं Q1 और Q2 ना, बिल्कुल ये जैसे न्यूटन अंकल का विच इज मास वाला ना ग्रेविटेशन फोर्स है, उसी तरीके से काम करता है। तो दो चार्ज हैं, एक है Q1 और दूसरा क्या हो गया Q2, और इन दोनों के बीच में ना कोई डिस्टेंस है R। ओके नाउ इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, फोर्स बिटवीन, तो हम क्या कह सकते हैं, जो यहाँ आपको फोर्स लगा, फोर्स बिटवीन द चार्जेस, अगर इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है तो फोर्स कैसे निकालेंगे, तो आंसर है F इज इक्वल टू, क्या करोगे आप, Q1 और Q2 को मल्टीप्लाई कर दोगे डायरेक्टली, और ये इसके क्या आ जाएगा आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा उनके बीच की डिस्टेंस के। नाउ हमने ऐसी न्यूटन का लॉ भी था ना, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। नेक्स्ट चार्ज के लिए देखिए, तो the force between the charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, कूलाम्स लॉ कहते हैं। अब फोर्स हमने निकाला तो इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन ही होता है, बट ये आगे आने वाले क्लासों में है। तो ये कूलाम अंकल ने दिया था चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, इसलिए हमने चार्ज का यूनिट क्या बना दिया, कूलाम बना दिया। तो इसलिए आपको ये समझाया गया है। ओके दूसरी चीज़, अब जैसे न्यूटन्स का लॉ कैसा था, न्यूटन्स में मास के बारे में बात की गई है। तो मास हमेशा क्या करता है, एक तरीके का फोर्स लगाता है। तो उससे हमको पता चलता है कि मास कैसा है, ओनली वन टाइप्स होता है। लेकिन चार्ज में दोनों तरह के फोर्स लगते हैं, अट्रैक्शन वाला भी और रिपल्सन वाला भी। तो इससे पता चलता है कि चार्ज क्या है, दो तरीके के होते हैं। तो ये सब चीज़ें। ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, इसमें अगली जो प्रॉपर्टी आपको मिलेगी ना, चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड। तो ये तो अलग से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड, इसको हम कहते हैं क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। ऐसा करके आप लिख लेंगे, तो ये आगे को डिस्क्रिप्शन नहीं भी लिखेंगे तो इतना आप लिख सकते हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। बट अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू मीन बाय द चार्ज इज क्वांटाइज्ड, तो इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब थोड़ा सा लिखते हैं, ये अलग से भी क्वेश्चन बनता है ये वाला पोर्शन। तो इसमें लिखेंगे इट मीन्स दैट
मीन्स दैट द चार्ज कैरीड द, ऐसा लिख सकते हो, चार्ज कैरीड विच इज चार्ज कैरीड बाय अ बॉडी, चार्ज कैरीड बाय अ बॉडी इज नॉट कंटिन्यूअस, बॉडी इज नॉट कंटिन्यूअस, अगर एक बॉडी से हमको चार्ज मिल रहा है वो कंटिन्यूअस नहीं है ना, वो कंटिन्यूअस नहीं है। इट मीन्स दैट द चार्ज कैरीड बाय बॉडी इज़ नॉट कंटिन्यूअस। जैसे हम क्या करते हैं, विच मीन्स इसको हम, हाँ, जैसे हम एक टैप से, एक नल से अगर पानी आ रहा है तो लगातार आ रहा है, वो कैसा है, कंटिन्यूअस है। बट अगर किसी बॉडी से हम चार्ज ले रहे हैं तो कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब नॉट कंटिन्यूअस। और यहाँ को लिखेंगे इट इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सर्टेन स्मॉलर यूनिट। आप इसको लिखें सर्टेन स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज, सर्टेन स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज। तो एक बार में क्या निकलता है, जैसे चार्ज इज क्वांटाइज का मतलब, ये भी आपको अलग से क्वेश्चन पूछाएगा। इसका मतलब हो गया, इट मीन्स दैट चार्ज कैरिड बाय ए बॉडी इज नॉट कंटिन्यूअस। कोई भी बॉडी जो चार्ज रख रही है वो कंटिन्यूअस नहीं है, लगातार हम उसको चार्ज नहीं मिल रहा है, बट इट इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सर्टेन स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज। ये क्या है, कुछ सर्टेन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सर्टेन स्मॉलर यूनिट, किसी स्मॉलर यूनिट का मल्टीपल है, और हम क्या कहते हैं, अब ये जो स्मॉलर यूनिट है ना, ये क्या है, तो दिस स्मॉलर यूनिट, ये जो छोटा सा स्मॉलर यूनिट होगा ऑफ चार्ज, अभी किसके बराबर ना, चार्ज, द स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो छोटा सा यूनिट, एक बार में एक यूनिट मिलेगा, दूसरी बार में नॉट कंटिन्यूअस, लगातार नहीं मिल रहा है, बट क्या मिल रहा है, कुछ अमाउंट में मिलेगा। एक बार में एक यूनिट, दूसरी बार में दूसरा यूनिट, तीसरी बार में तीसरा यूनिट, चौथे बार में चौथे यूनिट। इस तरीके से ये हमको क्या मिलता है, चार्ज हमको लगातार मिलता रहता है। ओके, तो चार्ज का जो क्वांटाइजेशन था ना, उसको किस तरीके से लिखेंगे, उसको आप लिखेंगे टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू एन ई यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पर को ना प्लस और माइनस भी आप लगा सकते हो। अब n का मतलब क्या है, n का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने क्या कहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स आए या गए, ये हो गया n। और ई क्या है, ई हो गया आपका चार्ज, ई हो गया आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो Q मतलब n, कितने टोटल चार्ज कैसे बनेगा, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसमें क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मल्टीप्लाई करेंगे n। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो 1 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो 1 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो 3 इंटू दैट इज इलेक्ट्रॉन का चार्ज। क्या ये इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू होती है, हाँ, इसको भी हम एक पॉइंट बना सकते हैं, जैसे ओके वैसे लिख देते हैं। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम होती है ना। हाँ, ये इसकी वैल्यू हमको रखनी है। अभी क्वेश्चन हम इसमें बनाएंगे तो फिर आपको आइडिया आ जाएगा दिस वन। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज उतना लिख के भी आप छोड़ सकते हैं आपको, बट अलग से आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है इसको डिफाइन करने के लिए भी आपसे पूछा जाता है। ओके, दिस वन ना, एक न्यूमेरिकल यहाँ को बनाते हैं। देखिए, कैलकुलेटिंग, ये क्या है न्यूमेरिकल, द कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं आपको, कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलाम ऑफ चार्ज। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, इसमें हो गया आपका Q टोटल चार्ज, N क्या हो गया आपके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको निकालने हैं, तो N इज इक्वल टू क्या हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। ओके, 1 कूलाम ऑफ चार्ज, ये क्या चीज़ है, ये टोटल चार्ज दे दिया, चार्ज की वैल्यू कितनी है 1 कूलाम, तो Q इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 1 कूलाम, दिस वन ऑफ चार्ज। नाउ N निकालने हैं, और E की वैल्यू हमको पहले से पता है, तो E इज इक्वल टू कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है ना। अगेन फिर से देखें, तो ये कह रहा है कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ N आपको निकालना है, कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलाम ऑफ चार्ज, जिसके पास में 1 कूलाम चार्ज होगा, जिसके पास में 1 कूलाम चार्ज है उसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमको पास में सिचुएशन है। तो Q इज इक्वल टू एन ई है, इसको N के फॉर्मूले में लिखिए, N के फॉर्मूले जो लिखेंगे तो E को नीचे ले आएंगे, तो N इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा, Q अपॉन E बनेगा इस तरीके से। नाउ
क्यू की वैल्यू कितनी दी इसने 1 कूलाम दी है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर कितना होता है -19 कूलाम होता है। ये कूलाम से ये कूलाम कट गया। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास में कोई चार्ज नहीं यूनिट नहीं होगी एन। अब क्या मिला आपको 1/1/1.6 मिल गया और ये 10 की पावर -19 थे ना, इसको ऊपर ले चलो तो क्या बनेगा 10 की पावर +19 ये बन जाएगा। तो साइन क्या होता है चेंज हो जाता है, ऊपर से नीचे जाने पर प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो गया ना। अब आप क्या करो 1 को ना इससे डिवाइड कर लो, 1 को आप 1.6 से डिवाइड कर लो। तो एक तो हम कैसे कर सकते हैं, ये हमने लिख दिया 10, इसको लिख दिया 16 इंटू कितना आएगा 10 की पावर 19 इस तरीके से ना। यहाँ से डेसिमल हटाया तो ऊपर कितना आ गया 0 आ गया। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमको उसमें, विच इज़ डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर को 10 को हमको डिवाइड करना होगा किससे 16 से, और छोटा हम इसमें कर सकते हैं जैसे 5/8 भी कर सकते हो, 5/8 ना, क्या 5/8 करना चाहोगे 5/8, इसको 2 से काटा ना, ये बन गया 5 और ये कितना आ गया 8 और दैट इज़ 10 टू द पावर कितना आया 19 ना। हाँ ऐसा कर लेते, 5 को हमने क्या किया 8 से डिवाइड कर दिया, 5 को हमने 8 से डिवाइड किया तो ये डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल लगा दो, इसको बना दो 50। तो 8 6 जा कितना हो जाएगा आपका 48, माइनस करो 2 आ गया, फिर ये आ गया 20, 8 2 जा कितना हो जाएगा आपका 16 और माइनस कर दो 4, 0 लगा दो 40, तो 8 5 जा कितना हो जाएगा आपका 40, दिस वन ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया। तो इसको जब हमने डिवाइड किया तो आंसर कितना मिला है, ये आया आपका 0.625 इंटू 10 टू द पावर कितना 19। ये क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके समझ में नहीं आया, इसमें से कुछ जीरो इसको दे दो, एक जीरो इसको दे दो ना। तो असल में जो हमारे पास में n आया है कितना आया 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19, इस तरीके से एक जीरो इसको देंगे तो एक जीरो से इसको मल्टीप्लाई कर दो ना। असल में ये वैल्यू है कितनी, मतलब कि इस नंबर के साथ में 19 जीरो है, इसके साथ में कितनी है 19 जीरो है। अगर वैसा लिखेंगे तो फिर हमको पूरी कॉपी बननी पड़ेगी ना, तो हम इसको फिजिक्स के फॉर्मेट में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 लिख देते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन से निकले होंगे दिस वन ना। हाँ ये नंबर के साथ में 18 जीरो, एक जीरो से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल इधर आ गया, यहाँ से एक जीरो कम हो गया, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाउ डज अ बॉडी एक्वायर चार्ज। एक जो बॉडी है वो किस तरीके से चार्ज में आ गई, हम ऐसा कहते हैं। तो इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं फिर इसको लिखेंगे। तो देखिए, तो क्लास 9th में आपने ना एटम्स के बारे में पढ़ दिया, तो कोई भी हमारे पास में एक एटम्स हो गया, ठीक है, उस एटम्स के सेंटर को हम क्या कहते हैं न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस के पास में क्या होते हैं प्रोटॉन्स और साथ में क्या होते हैं न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन के पास में क्या है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के पास में क्या होता है कोई भी चार्ज नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं बाहर, यहाँ को आउटर सरफेस में क्या कर रहे हैं वो रेवोल्यूशन कर रहे हैं, ये इसकी कहानी है। ओके एक एटम, तो अब इसके पास में जैसे हमने एक एटम का एग्जांपल लिया, हमने कहा ये हमारे पास में हो गया आपका सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और एटॉमिक मास कितना हो गया 23। नाउ इसके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, जितना इसका एटॉमिक नंबर हो गया उतने इलेक्ट्रॉन और उतने क्या होते हैं प्रोटॉन होते हैं ना, ये तो हमको पता ही है। अगेन अब इसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन कहाँ होते हैं सेंटर में होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं ये बाहर होते हैं, ये लूजली बाउंड होते हैं। तो आने और जाने का काम किसका होता है इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन नहीं जा सकता क्योंकि प्रोटॉन तो कहाँ है अंदर बैठा हुआ है। प्रोटॉन कैसा है अंदर बैठा हुआ है। इट मीन्स अगर हम कहें एटॉमिक नंबर कितना हो गया आपका 11 और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए 11 और इलेक्ट्रॉन से कितने हो गए 11 हो गए ना। तो यहाँ को हम देखते हैं कि प्रोटॉन जा नहीं सकता, जाने का काम किसका है इलेक्ट्रॉन का है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, जैसे हमारे पास में इलेक्ट्रॉन जो है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैं आपके कितने 11 हो गए, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 11 हो गए ना। अगेन अब ऐसा करते हैं हम यहाँ से एक दूसरा एटम ले लेते हैं, दूसरा एटम, ये एटम है आपका क्लोरीन का Cl, ये एटम हो गया क्लोरीन का और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है विच इज 17 इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास 35.5 इतना होता है। खैर अभी हमको एटॉमिक मास से कोई काम नहीं है, अभी हमारा मेन काम किससे है आपके एटॉमिक नंबर से है। अगेन तो इसकी सिचुएशन भी वही है ना, इसके पास में क्या होंगे सेंटर में होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स और बाहर क्या कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स रेवोल्यूशन कर रहे होंगे। नाउ इलेक्ट्रॉन्स रेवोल्यूशन कर रहे होंगे अगेन ना। तो ये कंसेप्ट आपको मिलता है। एटॉमिक नंबर कितना है 11, जितना ही एटॉमिक नंबर होंगे मैं यहाँ को लिख देता हूँ एटॉमिक नंबर, इसको हम देखते हैं एटॉमिक नंबर हो गया आपका 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके पास कितने होंगे 11 ही होंगे और साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे वो भी 11 ही होंगे। तो एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हैं सेम है। यहाँ आते हैं अगेन
इसका एटॉमिक नंबर, इसका जो एटॉमिक नंबर हो गया वो कितना है 17। इसके पास में जो प्रोटॉन्स होंगे वो भी कितने होंगे 17। इसके पास में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी कितने होंगे आपके 17 ही होंगे। यहाँ तक की कहानी हमको समझ में आती है। हाँ, अब हम क्या करते हैं ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ा है क्लास 9th में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करोगे तो क्या लिखोगे, इसको तोड़ के लिखिए। तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हमने लिखा 11 को ना। पहले रूम पे कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे पर कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स, और अगले वाले में कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा हमने लिख दिया 2 8 11। हाँ, इसकी बात करें, इसके 17 इलेक्ट्रॉन्स को सजाइए। पहले कमरे में कितने 2, दूसरे में कितने 8, और अगले वाले में कितने हैं 7 हो गया। इस तरीके से हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं। तो और इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1, और इसकी वैलेंसी भी कितनी होगी 1। ये कितना लूज़ कर सकता है, तो मैक्सिमम कितना कर सकता है 1 लूज़ कर सकता है। और इसको कितने चाहिए, इसको क्या चाहिए 1 चाहिए, ताकि ये क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। इस तरीके से ये कहानी है। अब देखिए इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन क्यों होगा, क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल होना चाहता है और ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल होना चाहता है। तो दोनों के बीच में क्या बन गई, केमिस्ट्री बन गई ना। ओके, तो अब देखें, हाँ अब हम बात करते हैं चार्ज की। जैसे इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। प्रोटॉन कितने हो गए 11, प्रोटॉन हो गए 11, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 11। प्रोटॉन के पास में कैसा होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास में कितना होता है नेगेटिव चार्ज। तो देखिए, तो अगर हम इनके पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे, अगर हम इसके पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो कितने आएंगे 11। अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो इसके पास में नेगेटिव चार्ज कितने हो गए 11 हो गए। यहाँ आते हैं, अगर इनकी बात करें, इनके पास में जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ना, तो कितने प्रोटॉन कितने हैं 17, तो पॉजिटिव चार्ज कितने हो गए 17। अगर हम इनकी नेगेटिव बात नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो वो भी कितना आएगा आपका 17 आएगा। अगेन इस तरीके से फिर से, हाँ तो आने और जाने का काम किसका है, केवल इलेक्ट्रॉन का है। आने और जाने का काम इलेक्ट्रॉन का है, प्रोटॉन का काम नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन तो कैसे है सेंटर में। अब हमने इन दोनों को क्या किया, रब किया। जैसे इन दोनों को रब किया तो मान लो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ से क्या हुआ एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ओके, एक भी निकल सकता है, 2 भी निकल सकता है, 3 भी निकल सकते हैं, जितनी जिसके पास में ज़रूरत है या जितनी तेज़ी से आपने उसको रब किया है। तो फिलहाल यहाँ से क्या निकल सकता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो कितने हैं, प्रोटॉन तो अभी भी 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हुए, इलेक्ट्रॉन कितने बन गए 10। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 ना। पहले पॉजिटिव चार्ज कितने हैं 11, नेगेटिव चार्ज हैं 11। पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन अभी भी कितने हैं 11। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जब गया तो इलेक्ट्रॉन कितने बच गए 10। अब ये यहाँ चला गया तो इसके पास में पहले जो पॉजिटिव चार्ज थे, जो प्रोटॉन थे वो कितने थे 17, और जो इलेक्ट्रॉन थे वो भी 17 थे। लेकिन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जब इधर आया तो इसके पास में कितने हो गए इलेक्ट्रॉन 18 हो गए। इलेक्ट्रॉन क्या हो गए 18। अब ध्यान दीजिए, इसके पास में पहले क्या था, प्लस भी कितने थे 11 और माइनस भी कितने थे 11 थे ना, दोनों। इस तरीके से एटम कैसा था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, वो किसी तरीके से कोई हरकत नहीं कर रहा था। बट यहाँ से जैसे ही क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसके पास में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गए। कितने पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गए, एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, एक पॉजिटिव ना। पहले 11 पॉजिटिव 11 नेगेटिव थे, एक नेगेटिव चला गया तो पॉजिटिव ज़्यादा हो गए और नेगेटिव कम हो गए। अब कितने ज़्यादा हो गए, एक ज़्यादा हो गया, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया 1 पॉजिटिव चार्ज लिख दिया। अब यहाँ की कहानी देखो, पॉजिटिव भी कितने थे 17, पॉजिटिव भी 17 थे, नेगेटिव भी 17 थे, लेकिन जैसे इसने इलेक्ट्रॉन्स को दिया तो पॉजिटिव तो रह गए 17 और नेगेटिव कितने रह गए 18। तो कितने नेगेटिव चार्ज बढ़ गए, तो जवाब है एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। तो ये कहानी हुई। तो जब इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे चला गया तो इसके पास में एक पॉजिटिव चार्ज, ये कैसा हो गया, ये एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, और इसको एक इलेक्ट्रॉन मिला तो इसका एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। इस तरीके से अब हम क्या कहेंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज एटम हो गया, ये क्या हो गया आपका नेगेटिवली चार्ज एटम हो गया। इस तरीके से कोई भी बॉडी क्या करती है, चार्ज को एक्वायर करती है, कोई बॉडी ना चार्ज को एक्वायर करती है। और इसमें हमने देखा कि आना और जाना किसका है, केवल इलेक्ट्रॉन्स का है, प्रोटॉन्स का नहीं है। तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, जहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, अब देखो जहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया वो कैसा बन गया, पॉजिटिव चार्ज बन गया, और जहाँ एक इलेक्ट्रॉन मिल गया वो नेगेटिव चार्ज वो बन गया। अगेन दूसरी चीज़ हमने कही थी कि जो चार्ज है ना वो क्वांटाइज्ड होता है, मतलब कि ऐसा नहीं कि नल से आपने पानी खोल दिया और लगातार आप बाल्टी भरे जा रहे हैं ना, तो ऐसी वाली कहानी नहीं बनेगी। क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 जा सकते हैं, 3 जा सकता है, 4 जा सकता है, 5 जा सकता है, 6 जा सकता है, इस तरीके से जाएंगे लगातार, वो नहीं जाएंगे, यानी कि 1.5 2.5 3.5 6.5 ऐसे नहीं जाएगा। ओके दिस वन, यहाँ तक आपको क्लियरिटी हुई। तो इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकलेंगे वो बनेगा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जहाँ जाएंगे वो बनेगा आपका नेगेटिवली चार्ज।
जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने पॉजिटिव चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उतने नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारे पास में कंसेप्ट है। ओके, इसको हम ना तो शब्दों में लिख सकते हैं। तो देखें, जो चीज़ अभी हमने समझा है उसको हमने लिख दिया है। ये आपका वी नो दैट एन एटम इज़ न्यूट्रल। तो हम ही जानते हैं कि कोई भी जो एटम है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। एज इट कंटेन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम ही जानते हैं इसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ऐसा। इसलिए वो कैसा है, न्यूट्रल है, ऐसा कहा जाता है। इट मीन्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन एन एटम आर इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर में जितना भी पॉजिटिव चार्ज है और जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो दोनों कैसा है, इक्वल है टू ईच अदर, एक दूसरे के मुकाबले। वैन एनी टू ऑब्जेक्ट्स रब्ड, जैसे ही हम दो ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, रब करेंगे, द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। और जैसे हमने दो बॉडी को क्या किया, खींच दिया, रब कर दिया, तो एक में से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले जाएंगे, दूसरे में चले जाएंगे, फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। ओके, यही होता है ना। और आने जाने का काम किसका है, इलेक्ट्रॉन्स का ही काम है, प्रोटॉन्स का काम नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन्स का काम क्यों है, उसमें आप ये भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड इन द आउटर सरफेस में ये जुड़े रहते हैं, और जो प्रोटॉन्स हैं वो सेंटर में है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। इस तरीके से क्या हुआ, द बॉडी विच लूज इलेक्ट्रॉन, जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया उसके पास में पॉजिटिव चार्ज आ गया। वाइल द बॉडी विच गेट्स इलेक्ट्रॉन, जिसने इलेक्ट्रॉन को लिया उसके पास में क्या आ गया, आपका नेगेटिव चार्ज आ गया ना। जैसे हमने ये देखा था, ये वाला एग्जांपल ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकले तो यहाँ पहुँचे, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, जहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए वो कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो फिर से इसके पास में जितना पॉजिटिव चार्ज जितना इसके पास में जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। ओके, तो इस तरीके से एक एटम कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये हमने इसको लिखा हुआ है। अगेन जब यहाँ से हम इन दोनों को रब करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। ये यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ कहीं भी हो सकते हैं, जिसको ज़रूरत है उतने ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो जहाँ से बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जैसे जिसमें से निकले उसके बाद पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा, तो हम कह देंगे पॉजिटिव चार्ज हो गया। और जहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँच गए तो वहाँ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो हमने क्या कहा, वह नेगेटिवली चार्ज हो गया है। और इसी को हमने क्या कर दिया, इसी को हमने इन वर्ड्स में लिख दिया ना। अगेन तो ये इस तरीके से कोई भी बॉडी क्या करती है, चार्ज को एक्वायर करती है। तो यहाँ तक आप इसको पढ़िए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।